नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और शहर समेत प्रदेश भर की तमाम खबरों से आपको खबरदार करने मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जन सुनवाई से पहले ही शुरू हुआ विरोध। मस्तूरी लोहरसी के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। कहा, शासन प्रशासन हसदेव अरण्य 2 बनाने में है आमदा। निगम चुनाव की तैयारी से पहले फिर खींचेगी परिसीमन की रेखा। कांग्रेस ने किया विरोध, भाजपा बोली संवैधानिक प्रक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार में हुई आगजनी की घटना पर सरकार को घेरा। घटना को बताया सरकार का फेलियर। और मेहनतकश की बेटी ने किया कमाल। फेंसिंग खिलाड़ी के रूप में कॉमनवेल्थ फेंसिंग गेम में रूपाली का हुआ चयन। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में दिखाएगी अपना जौहर। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब देते हैं खबरों को विस्तार। सबसे पहले एक मस्तूरी से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। मस्तूरी लोहरसी के ग्रामीणों ने फिर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के लिए 18 जून को होने वाले जनसुनवाई के विरोध में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम गोडाडी, बुहारडी और टांगड़ के ग्रामीणों की जमीनों को छलपूर्वक खरीद कर अडानी को बेच दिया गया है। शासन और प्रशासन के लोग अडानी के दबाव में काम कर रहे हैं। इससे यहाँ के 40 से अधिक तालाब बर्बाद हो जाएंगे, 1.25 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे और मां डिंडेश्वरी देवी की प्रतिमा का क्षरण हो जाएगा। एआईए रिपोर्ट में इस बात को छिपाया गया है। शासन प्रशासन इसे हसदेव अरण्य 2 बनाने को आमदा है। यदि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, 2022 में हमने जन सुनवाई का वहाँ पर विरोध किया था और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। वहाँ पर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद बीच में जन सुनवाई को एडिशनल कलेक्टर कुरवंशी जी को स्थगित करने का आदेश करना पड़ा। वही जन आक्रोश की पुनः स्थिति लाई गई छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा। चूँकि ये रिपोर्ट 2019 की है, भारत सरकार की उद्योग नीति 2006-14 नवंबर ये कहता है कि 2 वर्ष से पुरानी ये रिपोर्ट नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये रिपोर्ट में वहाँ पे 1.25 लाख 1,27,632 पेड़ है, कहुआ के, नीम के, सागौन के, खमार के, इन पेड़ों का उल्लेख नहीं है। एक दूसरी बात है, वहाँ पर 42 छोटे बड़े तालाब पोखर, उसका उल्लेख नहीं है। डिंडेश्वरी का मंदिर जो है पुरातन काल का है, सभी को पता है यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को। वो मूर्ति काले ग्रेनाइट की है। वहाँ पर शिवलिंग का मंदिर है जो अनादिकाल का है। ब्लास्टिंग से उस ग्रेनाइट की मूर्ति का क्षरण होगा। आज धरोहर के रूप में बची हुई पुरातत्व विभाग को भी छत्तीसगढ़ और केंद्र की गवर्नमेंट मोदी सरकार लूटने पर आमादा है। हमें गोडाडी में अभी लोहरसी में जन सुनवाई हो रहा है, उसको निरस्त करवाने के लिए आए हैं। कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने के लिए आए हैं। किस कारण से निरस्त करवाना चाहते हैं आप लोग? एसीसी अडानी कंपनी है जो फर्जी तरीके से अभी जन सुनवाई करना चाहते हैं। वो बिना बताए गाँव में जन सुनवाई कर रहे हैं, उसको निरस्त करवाने आए हैं। तो जमीन तो पहले सीमांकन हुआ होगा, प्रमाणीकरण कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बताए हैं अभी तक। ये मस्तूरी ब्लॉक के अंदर गोदाडी, भुरकुंडा और बुहारडी, टांगर, इन गाँव के अंदर जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं एसीसी सीमेंट को लेकर के, उसको लेकर के गांव वालों का साफ तौर पे जो भी लोगों ने कहा भी, किसी प्रकार की विधिवत ना तो किसी को सूचना दी गई है, ना प्रक्रिया का पालन किया गया है। ऐसी स्थिति में 18 तारीख को वहाँ जन सुनवाई की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि जन सुनवाई किसके लिए की जा रही, क्यों की जा रही है? जब आपको फॉर्मेलिटी ही करना है तो इस तरह की चीज़ों को दिखावा किस बात का करना? इसी बात का आज विरोध दर्ज करते हुए कि गाँव वाले द्वारा आज सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये ज्ञापन देने आए हैं कि 18 तारीख की जो जन सुनवाई इसको निरस्त किया जाए। सबसे पहला काम तो निरस्त किया जाए, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। सीमेंट प्लांट के लिए एक जन सुनवाई 18 तारीख को रखा गया है, 18 जून को। इस संबंध में कुछ ग्रामीण और अन्य लोग अभी मेरे से मुलाकात किए थे। इनका 2-3 जो ऑब्जेक्शन है उसको लेके, तो उसके संबंध में जो अपर कलेक्टर है, जो उसके लिए ऑथराइज पर्सन है जन सुनवाई के लिए, उनको मैंने पूरे मामले की जांच के लिए कहा है और वो जैसा भी उनके द्वारा जांच में आएगी रिपोर्ट, उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने वार्ड क्रमांक 42 में भाजपा नेता के घर में घेराव कर दिया। दरअसल इन महिलाओं का कहना है कि नगर निगम में महिला स्व सहायता समूह की सीईओ ए अनु के द्वारा यहां की महिलाओं को आत्मज्ञान बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में भाजपा नेता बीपी सिंह के द्वारा उक्त अधिकारी का ट्रांसफर कराकर स्वास्थ्य सहायता समूह की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। उनकी जगह जो अधिकारी आ रहे हैं, महिलाएं उनके पोस्टिंग का विरोध
विरोध कर रही है। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर महिलाएं उनके निवास पर विरोध दर्ज कराने पहुंची थी। हालांकि उसी दौरान भाजपा नेता यहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद अब महिलाएं नगर निगम पहुंचकर इस ट्रांसफर को रद्द करने की मांग कर रही है। महिलाएं मतलब समूह का मैडम है, सीओ मैडम है, महिला समूह का बहुत सहायता करती है हर एक चीज़ में। हम लोग जितना टाइम बुलाते हैं उतना टाइम वो आ जाती है, हर चाहे रात हो चाहे किस दिन हो फ़ोन उठाती है, हर समस्या का हम लोग का समाधान करती है। क्या नाम है उसका? पवन साड़ी। उसको हम लोग यहाँ लाना नहीं चाहते हैं, हमारा मैडम ना यही रहे, हम लोग यही चाहते हैं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। निशा। हमें कोई लड़का नहीं चाहिए, हमें अन्नू मैडम चाहिए, उसको हटाना नहीं है। अन्नू मैडम हमारा हर काम करते सर। अन्नू मैडम कहाँ? अनुराधा मैडम। अनुराधा मैडम सीओ है यहाँ का, और हर मतलब ग्रुप के सहायता करते और काम भी करते, पीछे नहीं हटा। यहाँ तक दूसरे लोग तो घूस मांगते हैं, वो तो कभी घूस नहीं मांगते हैं बेचारी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब शासन ने निकाय चुनाव के लिए परिसीमन का आदेश जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि 5 साल पहले परिसीमन की कार्यवाही की जा चुकी है, इसलिए फिर से इसकी आवश्यकता नहीं है। वहीं भाजपा इसे शासन और प्रशासन की संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कलेक्टरों को एक फरमान जारी कर प्रदेश भर के नगर पालिकाओं के 2024 के चुनाव के लिए नए सिरे से वार्डों का परिसीमन कराने निर्देश दिए हैं। ग्रैंड न्यूज ने भाजपा कांग्रेस से जुड़े नेताओं और प्रशासन के अफसरों से लेकर इसकी चर्चा की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण रॉय ने कहा कि बिलासपुर में आसपास के 3 निकाय और 15 पंचायतों को शहर सीमा में शामिल करने के बाद 5 साल पहले परिसीमन कराकर निकाय का चुनाव कराया गया था, इसलिए बिलासपुर में इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मतदाताओं की संख्या को बैलेंस करने प्रक्रिया की जा रही हो। वहीं भाजपा के प्रवक्ता प्रणव शर्मा इसे प्रशासन का संवैधानिक अधिकार बताकर इस पर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप न करने की बात कह रहे हैं और दोनों दल की ओर से चुनाव के लिए तैयार हैं, हम यह कह रहे हैं। ये व्यवस्था के अंतर्गत किया जाने वाला प्रक्रिया है। निश्चित रूप से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस बात को ध्यान में रखते प्रशासन द्वारा समय समय पर परिसीमन जैसे कार्य किए जाते हैं और बिलासपुर नगर निगम की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिर से परिसीमन की जो व्यवस्था की जा रही है, ये निगम को और बेहतरी और उसके कार्य को और भी तंदुरुस्त बनाने के लिए किया जा रहा है। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें राजनीति दलों का सीधा कोई सरोकार नहीं होता है। प्रशासन को जब लगता है कि जनहित की दृष्टि से इस क्षेत्र को फिर से पुनः इनका परिसीमन किया जाना चाहिए, तो सामान्य रूप से इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना उनके किसी भी एजेंडे को कोई प्रभावित करता है। तो इसको सीधा सीधा प्रशासन का कार्य मान के हमको सहयोग करता है। देखिए, नगर निगम के चुनाव को लेकर जो आदेश आया है शासन का, मुझे लगता है प्रदेश के लिए आया है, क्योंकि बिलासपुर नगर निगम का पहला चुनाव हुआ है ये परिसीमन के बाद। इसको 55 वार्ड की जगह 70 वार्ड का बनाया गया। 17 ग्राम पंचायतों को, 2 नगर पालिका को, नगर पंचायत को बिलासपुर में शामिल किया गया। तिफरा शामिल हुआ, सिरगिटी शामिल हुआ, सकरी शामिल हुआ और ग्राम पंचायतें शामिल हुई। तो 70 वार्ड का अभी बिलासपुर नगर निगम बना है और परिसीमन के बाद पहला चुनाव है। तो मेरा अपना अभी तक सोच है, क्लियर नहीं है आर्डर, कि बिलासपुर में परिसीमन नहीं होना चाहिए, और अगर करते हैं तो परिसीमन के लिए सिर्फ एक चीज़ बची है कि वोटर लिस्ट के आधार पर किसी वार्ड में 10,000 मतदाता हैं, किसी में 4,000 मतदाता हैं। हाँ, ये राज्य शासन से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जो नगरीय निकाय चुनाव है उसके परिसीमन को लेके। तो इस संबंध में अभी नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें जो भी निर्देश शासन का आया है उस हिसाब से हम लोग समय सीमा में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। शासन से परिसीमन का आदेश आया है। जब भी म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले रिव्यू किया जाता है कि क्या वार्ड है, उसमें जनसंख्या कितनी है, वो जनसंख्या के अनुसार और जो उसमें जो नियम 6 हैं उसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स होते हैं बिंदु में, उसमें परिसीमन किया जाता है। एक रेगुलर प्रक्रिया है जो कि हर म्युनिसिपल चुनाव से पहले होती है। तो उसी के लिए शासन से कलेक्टर सर को आदेश आया है, फिर शासन इसको जो है राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसको भेजता है। तो ये नॉर्मल सतत प्रक्रिया है जो कि रहेगी। इसके लिए टीम बनाई जाती है जो कि
वार्ड उसमें 4-5 जो बिंदु होते हैं कि उसका क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या 2011 के बेसिस पे या उसके बाद कोई अपडेटेड डेटा हो, उसमें जो चारों दिशाएं होती हैं उसके अनुसार, और बहुत सारे और अन्य बिंदु होते हैं जिसको एक टीम गठित की जाती है जो इसके ऊपर देखती है कि सब जगह सामान्य जो है मिलना चाहिए लोगों को अवसर, उस अनुसार किया जाता है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में हुई आगजनी की घटना के बाद अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष जहां इसे भाजपा के सुरक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब सरकार भी इस दिशा में एक्शन के मोड पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच रहे हैं तो यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि लोग ज्वलनशील वस्तु लेकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय तक कैसे पहुंच गए। इस बात का जवाब भी सरकार को ही देना होगा। हालांकि सरकार ने इस दिशा में बड़ा एक्शन लेते हुए बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। वहीं इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा भाजपा सामाजिक स्तर पर बैठक भी कर रही है ताकि इस मामले पर किसी भी तरह का कोई और खतरा देखने को ना मिले। लोग आएंगे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे और इतना आक्रोश बढ़ा, तो ये तो भाई किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रखे, और लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रखने में विष्णुदेव साय असफल रहे, और इस कारण से इतनी बड़ी घटना शायद देश में कहीं एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय जला नहीं होगा जो यहाँ जल गया। और आज ये लोग अब ये ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जिस प्रकार से मंत्रियों का बयानबाजी आ रहा है, ये तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए है। ये तो सीधी बात है कि इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कलेक्टर एसपी को ट्रांसफ़र कर देने से बात बनेगी नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और इसकी जिम्मेदार सीधी बात है विष्णुदेव साय है, उसकी सरकार है। जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल उसे पद से त्याग देना चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से निर्दोषियों की हत्या का लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बजरंग दल ने बुधवार को नेहरू चौक पर वैष्णो देवी से शिवखेड़ा दर्शन करने जा रहे हिंदुओं की बस पर आतंकियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर 5 साल के मासूम बच्चे समेत 11 निर्दोषों को मौत के घाट उतारने को लेकर आतंक का पुतला फूंका। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद बजरंगियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन आतंकवादियों पर कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शनकारी बजरंगियों ने इसे आतंकियों की कायराना करतूत बताते हुए सवाल किया है कि इन निर्दोष भक्तों और उस 5 साल के मासूम बच्चों पर क्रूरता क्यों। सरकार तत्काल इन आतंकवादियों पर सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए घटना पर आक्रोश जताया है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं के बस पर क्रूर इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से यह घटना अंजाम दिया गया था, जिसमें हमारे हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, 5 साल के बच्चे को दुर्दांत रूप से मारा गया, यह कृत्य सर्वथा निंदनीय है। हम बजरंग दल के लोग आज इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पुतला दहन के माध्यम से पूरे देश में इसका विरोध आज दर्ज करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बलौदाबाजार कांड का असर अब दिखने लगा है, तभी तो कलेक्टर और एसपी को पुलिस और प्रशासन के अफसरों की बैठक लेकर कहना पड़ा कि समस्याएं एकाएक बड़े आकार नहीं लेती। इन पर तत्काल संज्ञान लेकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकने वाले संभावित मुद्दों की पहचान कर तत्परता से उनका निदान करे। जी हां, कलेक्टर अवनीश शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह अधिकारियों की बैठक लेकर
जिले के कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और जिले में अमन चैन कायम रखने अधिकारियों को टिप्स दे रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को जनता से जीवंत संपर्क बना सौहार्दपूर्ण माहौल में उनकी शिकायतों का निराकरण कर उनका दिल जीतने, हर छोटी बड़ी घटना का विश्लेषण कर भविष्य में इसे अंजाम का आकलन कर उचित कदम उठाने, सूचनाओं को आपस में शेयर कर तालमेल बनाकर काम करने, सोशल मीडिया का अवलोकन कर झूठ और अफवाह को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करने, माथातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय मामले की निष्पक्ष जांच कर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने को निर्देश दिए। बैठक में एडीएम आरए कुरवंशी, शिव कुमार बनर्जी, एडिशनल एसपी अर्चना झा सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी, सीएसपी मौजूद रहे। बैठक ली थी वो कानून व्यवस्था को लेके कलेक्टर और एसपी द्वारा जो रूटीन बैठक ली जाती है, वो सभी हमारे जो गजटेड ऑफिसर्स हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी और जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनकी बैठक ली गई थी। पुलिस की तरफ से सारे एसडीओपी और एडिशनल एसपी आए थे। तो एक तो लोकसभा चुनाव के बाद जो हम लोगों ने मतलब जो चुनाव में सब ठीक ठाक ढंग से चुनाव निपट गया, उसके लिए उनको शुभकामना और बधाई देने के लिए, और जो सामान्य चर्चा होती है लॉ एंड ऑर्डर के विषय में कि भाई अगर कहीं से कोई सूचना इस तरह की मिलती है, छोटी मोटी घटना भी कभी कभी बड़ा रूप ले सकती है, या जो सामान्य जो कभी कभी हमारे पास जो ज्ञापन वगैरह आते रहते हैं, तो हर तरह की इसमें जो प्रोएक्टिव जो कहते हैं कदम उठाना चाहिए। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद कहा जा रहा था कि सरकार इस मामले में कड़े एक्शन ले सकती है और कुछ वैसा ही हुआ। जी हां, आपको बता दें कि जब बलौदाबाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। देर रात कार्यवाही करते हुए जिले के कलेक्टर और एसएसपी को हटा दिया गया है। साथ ही नए कलेक्टर और एसपी की तैनाती जिले में की गई है। जी हां, आपको बता दें कि जारी आदेश के मुताबिक बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर के पद पर आईएएस दीपक सोनी और एसपी के पद पर अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को तैनात किया गया है। बलौदाबाजार में सोमवार को हुई घटना से सरकार के माथे पर आई चिंता की लकीरों के बीच उसी जगह से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि वहां पर एक बहुत ही चौंकाने वाला हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जहां बड़ी बिल्डिंग, कार सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया, तो वहीं कार के डैशबोर्ड पर रखा हनुमान चालीसा पूरी तरह से सुरक्षित मिला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये आश्चर्य से कम नहीं है। सभी को मालूम है कि बलौदाबाजार जिले में एक और जहां आगजनी की घटना में बड़ी बड़ी गाड़ियां जल गई, वहीं इन सब के बीच लोगों की आस्था को बढ़ाने वाला एक सुखद आश्चर्य सामने आया है। आपको बता दें कि जहां एक सुमो में वाहन रखा हुआ हनुमान चालीसा सुरक्षित रह गया और नहीं जला, जिसको लेकर भक्तों का कहना है कि आज भी लोगों की आस्था हनुमान जी पर है। यह उस घटना का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना के बीच हनुमान चालीसा सुरक्षित है और लोग तो यही कह रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें और आपको बताएंगे कि किस तरह से आदतन अपराधियों पर पुलिस का प्रहार हो रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में लगातार पुलिस का असामाजिक तत्वों पर प्रहार जारी है। पूरे बिलासपुर जिले भर में असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी तर्ज पर सरकंडा क्षेत्र के आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीती रात सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि चिंगराजपारा में 2-3 लड़के अपने पास धारदार चाकू एवं गुप्ती रखे हुए घूम रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लिंगियाडीह से आरोपी पूरम नेताम उर्फ बड़ा क्राइम और चिंगराजपारा से सुमित पांडे और विकास पांडे को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
बिलासपुर जिले में लगातार जो असामाजिक तत्व गुंडे बदमाश तत्व हैं सभी पर जो है पुलिस का प्रहार चल रहा है, जिसमें हम सभी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर ही रहे हैं। इसी तारतम्य में कल सरकंडा थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि 3 लड़के हैं जो है वो धारदार हथियार, चाकू, गुप्त इत्यादि लेकर के घूम रहे हैं। पुलिस की टीम ने उस पर रेड कार्रवाई की, जिसमें 3 व्यक्ति पूरण नेताम, विकास पांडे, सुमित पांडे करके वो इस प्रकार धारदार हथियार लेकर के जा रहे थे, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत हमने कार्रवाई की है। इसके अलावा जो अन्य भी पुराने अपराधी हैं सब पर हमने प्रतिबंधक धाराओं के तहत कार्रवाई की है और लगातार बिलासपुर पुलिस का यह प्रहार असामाजिक तत्वों पर चल रहा है। नौकरी लगाने के नाम पर युवक से 21 लाख की ठगी कर ली है। जी हां, इसकी शिकायत प्रार्थी ने सिविल लाइन थाने में की है। आपको बता दें कि मंगला निवासी दीपक कुमार 4 वर्ष पहले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में लगा हुआ था। उसी दौरान उसकी मुलाकात टाटानगर के रहने वाले अनुपम से हुई। अनुपम ने दीपक को बताया कि जमशेदपुर के रहने वाले विद्याभूषण प्रसाद रेलवे के कमर्शियल विभाग में नौकरी लगवाता है। अनुपम की बातों में आकर दीपक ने विद्याभूषण से संपर्क किया, जिसके बाद दीपक ने नौकरी लगाने के नाम से अलग अलग बैंक खातों के जरिए 21,87,500 रुपए विद्याभूषण के खाते में ट्रांसफर कर दिया। आपको बता दें कि 4 साल बाद भी दीपक को नौकरी नहीं लगने पर दीपक को ठगी होने का एहसास हुआ, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में उसने दर्ज कराई। सिविल लाइन थाने में विद्याभूषण के खिलाफ धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर पतासाजी की जा रही है। अब बात करते हैं उनकी, जिन्होंने न सिर्फ बिलासपुर बल्कि पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मजदूर की बेटी रूपाली साहू की, जिन्होंने कमाल करते हुए कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यह प्रतियोगिता 12 से 19 जुलाई 2024 तक न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में आयोजित होगी। इसके लिए रूपाली 1 महीने तक पटियाला में आयोजित विशेष कैंप में शामिल होंगी। चिंगराजपारा के छोटे से घर या उसे झोपड़ी कहे तो बेहतर होगा। इससे निकल मजदूर की बेटी रूपाली साहू अब न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में अपना जौहर दिखाएंगी। तलवारबाजी खिलाड़ी रूपाली साहू का चयन कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। यह प्रतियोगिता 12 से 19 जुलाई तक होगी। खिलाड़ी ने बताया कि उसका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अब उसे कॉमनवेल्थ गेम के लिए न्यूजीलैंड जाना है। समस्या आने जाने रहने सहित खर्च का है। रूपाली बताती है कि वह उसे 3.5 लाख से 4 लाख रुपए खर्च आएगा, जबकि उसके पिताजी एक मिस्त्री है। इतना पैसा वह कहां से लाएंगे, इस बात की चिंता है, जबकि खेल संघ प्रशासन से उसे कोई मदद नहीं मिली है। उसे उम्मीद है कि कहीं से उसे सहयोग मिल जाए तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगी। फेंसिंग की शुरुआत ऐसे हुई, मैं पहले तो बस पढ़ाई करती थी और विंटर वेकेशन जो होता है ना उस टाइम गई थी मैं ऐसी क्लास ज्वाइन करने। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आते गया। फिर बड़े बड़े प्लेयर्स लोग को देख के मेरे को भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, इतना प्रैक्टिस तो करती हूँ, मैं भी हार्ड वर्क करती हूँ तो मैं कर सकती हूँ अपने आप को प्रोफेशनल करके। मैं अपना तलवार पहले तो मेरे पास मतलब इतना था कि नहीं कि ख़रीदूँ मैं। फिर जब मेरे को स्टेट में मेडल आया और स्कॉलरशिप के पैसे आए थे ना, तब मैंने अपना पहला तलवार लिया था। कब लिया था, कितने में? मैंने लिया था 1600 में लिया था। वो आया था 1600 का सिर्फ ब्लेड आता है, लेकिन जो पूरा होता है ना वो 3000 में आया था सेट। हाँ 3000 में आया था बस एक वेपन। खुशी तो हो रहा है, मतलब फील तो अच्छा ही होगा कि इतना बड़ा कंपटीशन में जा रही हूँ इतना हार्ड वर्क करने के बाद। ऑफर हुआ है? हाँ ऑफर हुआ है। फिर ऐसा लग रहा है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से, 3.5 लाख रुपए एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे ना। और गवर्नमेंट भी उतना ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि इतने सारे मेडल लग चुके हैं। अदर स्टेट में बहुत पैसा देते हैं ये सारे मेडल्स के। इसी वर्ष जीव विज्ञान से 12वीं पास रूपाली ने बताया कि नेशनल खेलने जा रही थी तो उसके पास बेहतर तलवार नहीं थी। कोच ने उन्हें अपनी तलवार दी और उससे खेलकर उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। रूपाली बताती है कि तलवारबाजी के इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे आते हैं, इसलिए कई बार परेशानी हुई, लेकिन सबसे कम कीमत की जो तलवार और दूसरे सामान आते हैं उसे खरीदकर मैदान में उतरती थी। उसके पिता का कहना है कि अब तक तो यहाँ तक वे पहुँच गई है, अब अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए पैसे की चिंता सता रही है। ये मुझे पता ऐसे चला कि ये गर्मी की छुट्टियों में जाते थे खेलने
और खेलते खेलते जब पता चला इसके जो सिखाने वाले भैया लोग हैं, अभिषेक दुबे जी है, संतोष साहू जी है, ये लोग बोले कि आपकी बेटी बहुत अच्छा खेलते हैं भैया, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दो। तो मैं ये चीज़ को ध्यान दिया और वो लोग बताए कि सिखाते सिखाते सीखते गए। फिर उसके बाद में ये खेलने गई थी, वहाँ से 1700 करीबन पैसे मिले। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई इसको यही देखना चाहती हूँ कि ये पूरे हमारे भारत का नाम रोशन करे। अपने ओलंपिक है, अभी तो कॉमनवेल्थ में हुआ है, ठीक है, कॉमनवेल्थ में को जीत के ओलंपिक में पहुँचे और जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी लोग नाम रोशन कर रहे हैं हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। तो मेरे सामने बहुत बड़ा आर्थिक समस्या यही दिख रहा है कि अभी कॉमनवेल्थ में इनको 3.5 लाख से 4.25 लाख रुपए खर्च लगेंगे, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि ये तो यहाँ तक पहुँच गई है, जैसा तैसा भी करके मैं इनको यहाँ तक लाया हूँ सपोर्ट करते करते। अब ऐसा लग रहा है कि मैं सपोर्ट करने में थोड़ा सा डगमगा रहा हूँ, मेरे पास स्थिति नहीं है कि मैं इनके लिए इतने पैसा व्यवस्था बना पाऊँ। गौरतलब है कि दूसरे राज्य के खिलाड़ी के पास बेहतर सामान और सुविधाएं होती है, लेकिन रूपाली के पास हौसला और जुनून था। इसी के सहारे उसने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को मात दी। रूपाली के कोच के मुताबिक तलवारबाजी संघ खेल संघ से एफिलेटेड तो है, लेकिन उसके बाद भी खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए पूरा खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। इसमें 3.5 लाख रुपए का खर्च होगा। फिर भी सीखने वाली बात है, तमाम अभाव को दूर करते हुए रूपाली ने यह बता दिया है कि मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर इस होनहार खिलाड़ी को टूर्नामेंट में भाग लेने का भरोसा दिलाया है। बच्ची के बारे में आपके माध्यम से जानकारी मिली है और अपने अद्भुत विषय है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करने जा रही है। उनके द्वारा उनको जो भी व्यवहारिक दिक्कत आ रही होगी वो उचित माध्यम से संपर्क करें और मैं उनकी व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करूँगा। अब रूपाली के सामने परेशानी 3.5 लाख रुपए को लेकर है, जो कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में लगेगा। इसमें वीज़ा से लेकर आने जाने और दूसरे खर्च शामिल है। अब देखना है कि इस बेटी के कदम इस आर्थिक परेशानी के कारण रुक तो नहीं जाएंगे। यह प्रशासन, यह जनसहयोग से उसे अपनी प्रतिभा विदेशों में दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। शहर में पहुंची मंडली रामलीला का मंचन कर पुरातन परंपरा को निभा रही है। टीवी और मोबाइल के दौर में परंपराओं को बचाने के लिए जिले के गांव में आज भी लोग सक्रिय हैं। गांव और शहर में आज भी रामलीला को लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है। प्रयागराज काशी विश्वनाथ धाम से हिंदू सनातन आदर्श रामलीला मंडली रेलवे क्षेत्र में रामलीला का आयोजन कर रही है, जिसे देखने बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रामायण कथा के जरिए लोगों को आदर्श संस्कार की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन प्रशासन, स्थानीय निकाय और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद भी वह हिंदू संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रामायण के पात्रों को संजीव अपने सामने देखना एक अलग ही रोमांच होता है। रामायण महाकाव्य के संदेशों को पात्रों के जरिए मंच में दिखाने का काम हिंदू सनातन आदर्श रामलीला मंडली कर रही है। यह परंपरा हमारे पूर्वज भी करते थे और मैं भी चाहा कि इस परंपरा को अपना आगे तक हर जन जन के पास तक पहुंचाएं और यही मैं चाहता हूं, यह हिंदू सनातन धर्म प्रचारक हर एक हिंदू भाई के पास पहुंचता आ रहे। खर्चा वगैरह साहब निकल ही जाता है, राम की महिमा है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मैं चाहता हूं, क्या है, अभी राम भक्त बहुत हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी राम भक्तों से, ज़रूर ठीक 7 बजे से प्रारंभ होता है, अपने गृह कार्य को संपन्न करके जरूर दुर्गा पंडाल के परिसर में आने की महान कृपा करें। तो ये थी आज की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।